नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन के सीरीज में वर्ष 2020 के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन का हम लोग सेकंड पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहा था। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितना? टोटल क्वेश्चन 9 इस सेक्शन बी में, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा था? तो 2 मार्क्स मिल रहा था। इसलिए आपको जो आंसर है वो बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसलिए आपको काफी शॉर्ट में आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन में आपको अंतर बताना है कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है। हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाए हुए हैं और टेबल के माध्यम से डेटा और इंफॉर्मेशन के अंतर को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पहला जो कॉलम है उसमें डेटा के बारे में बताया गया है, दूसरे कॉलम में इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। डेटा के बारे में कि डेटा के बारे में रॉ फैक्ट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, डेटा जो है रॉ फैक्ट्स ऑफ थिंग्स को कहा गया है। और अगर हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेक्स्ट। ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा होता है और ये डेटा इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि आप उसका कुछ इस्तेमाल कर सके, जबकि जो आपका सिंपली जो डेटा होता है वो रो फैक्ट्स होता है, ये ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है नो कंसेप्चुअल मीनिंग, जस्ट नंबर्स एंड टेक्स्ट। इसका कोई साफ साफ मीनिंग नहीं निकलता है, डेटा का कोई साफ साफ मीनिंग नहीं निकलता है। आप उसको जस्ट केवल एक नंबर्स और टेक्स्ट के रूप में देख सकते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन के बारे में कहा गया है, जैसे पहले ही बताया गया था कि ये प्रोसेस्ड डेटा होता है, तो यहाँ पर डेटा का मतलब प्रोसेस्ड डेटा है। तो प्रोसेस्ड डेटा है विथ एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है, ऐसा डेटा जिसका मीनिंग निकल रहा हो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। अगला अंतर, डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड। पहले भी मैंने बताया था कि डेटा जो होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसे ऑर्गेनाइज किया गया हुआ नहीं होता है। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, तो डेटा इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, आगे कहता है बट इंफॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डेटा एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर पहले समझ लीजिए, डेटा अनऑर्गेनाइज होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, जबकि जो इंफॉर्मेशन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और ये डेटा पे डिपेंड होता है। ठीक है, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन डेटा से ही मिलकर बना है, इसलिए कहा गया है कि इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा पे डिपेंड होता है। तो ये 3 अंतर था डेटा और इंफॉर्मेशन को लेकर के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, व्हाट इज टोकन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोकन क्या होता है? व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। और विभिन्न प्रकार के टोकन का नाम लिखिए। यहाँ पर सी प्लस प्लस में टोकन के बारे में कहा गया है कि सी प्लस प्लस में टोकन आर स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम का जो छोटा हिस्सा होता है उसे हम लोग टोकन कहते हैं। और यहाँ बताया गया है कि फॉलोइंग आर द सी प्लस प्लस टोकन। ये टोकन के प्रकार है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में कहा भी गया था कि केवल आपको उसका नाम लिखना है। तो टोकन कौन कौन सा है? कीवर्ड से, आइडेंटिफायर से, कांस्टेंट या लिटरल से, वेरिएबल से एंड ऑपरेटर से। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा एक चीज मिस हो गया है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, और यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसके जगह पर आप कहेंगे पंक्चुएटर्स। ठीक है, पंक्चुएटर्स। यहाँ पर पंक्चुएटर्स हो गया, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो कीवर्ड्स होता है आपका टोकन, आइडेंटिफायर होता है आपका टोकन, कांस्टेंट या लिटर्स होता है आपका टोकन, पंक्चुएटर्स होता है आपका टोकन, और ऑपरेटर्स होता है आपका टोकन। प्रश्न संख्या 4, राइट डिफरेंस बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर के बीच में अंतर बताइए। यहाँ देखिए यूनिरी ऑपरेटर के बारे में कि यूनिरी ऑपरेटर नीड ओनली वन ऑपरेंड टू परफॉर्म द टास्क और ऑपरेशन। यूनिरी ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए केवल एक ऑपरेंड यानी एक वैल्यू का आवश्यकता होता है। द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर आर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर रेस्पेक्टिवली इज एन एग्जाम्पल ऑफ
यूनरी ऑपरेटर। प्लस प्लस को हम लोग जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, माइनस माइनस को हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और ये दोनों ही एग्जाम्पल है, दोनों ही उदाहरण है किसके, यूनरी ऑपरेटर के। अगला है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स रिक्वायर्स थ्री ऑपरेंड टू परफॉर्म द ऑपरेशन। किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, किसी ऑपरेशन को करने के लिए अगर तीन ऑपरेंड का आवश्यकता होता है, उसे वैसे ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। और सी प्लस प्लस में जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो उदाहरण है किसका, टर्नरी ऑपरेटर का। और कंडीशनल ऑपरेटर को किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क और कोलोन, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। प्रश्न संख्या 5, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इस तरह का क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एज वॉइड मेन int x and 4 x equal to 1 x is less than equal to 12 x into equal to 2 सी आउट करने का मतलब है ये फॉर लूप का एक प्रोग्राम है जिसका आउटपुट आपको क्या करना है, जिसका आउटपुट आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके पास x नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, x नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है किससे, 1 से, यानी x का वैल्यू 1। फिर आप यहाँ पर जाइए, कंडीशन चेक कीजिए कि क्या जो x का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 12 है, तो आप बोलेंगे हाँ, x का जो करंट वैल्यू 1 है वो लेस देन 12 है। कंडीशन ट्रू, तो आ जाइए आप लूप के बॉडी में। यहाँ पर कह रहा है सी आउट एक्स की x का जो वैल्यू है, ठीक है, वो प्रिंट कीजिए। तो x का जो वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आउटपुट में देखिए आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। इसका मतलब यही होता है, x इंटू इक्वल टू 2 का मतलब ये होता है कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। तो x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू, x का पुराना वैल्यू क्या था, 1 था। 1 गुना, है ना, या 1 गुना 2 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। यानी अब x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। अब जाइए कंडीशन चेक करने के लिए कि जो x का जो करंट वैल्यू है क्या वो लेस देन इक्वल टू 12 है, तो आप बोलेंगे हाँ है। कंडीशन ट्रू, तो फिर से जाइए लूप के बॉडी में और x का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, करंटली 2 प्रिंट करेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 प्रिंट किया। प्रिंट करके आप यहाँ पर जाइए, आपका प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, फिर होगा x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। तो x का जस्ट पुराना वैल्यू कितना था, 2 था। इसके साथ 2 गुना कीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ कंडीशन चेक करने के लिए जाइए कि x का जो करंट वैल्यू 4 है क्या वो लेस देन इक्वल टू 12 है, तो आप बोलेंगे हाँ है। कंडीशन ट्रू, तो फिर से आप लूप के बॉडी में जाइए और फिर अगेन x का वैल्यू प्रिंट करेगा कितना, 4। तो देखिए x का वैल्यू कितना प्रिंट किया, 4। फिर आप यहाँ से जाएंगे, अगेन x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। x का जस्ट पुराना वैल्यू कितना था, 4 था, 4 था, तो 4 गुना 2 कितना हो गया, 8 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। कंपेयर कीजिए यहाँ पर 12 से कि x का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 12 है, तो बिल्कुल है, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो आप लूप के बॉडी में आइए और यहाँ पर x का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, x का वैल्यू प्रिंट करेगा 8, जो कि करंट वैल्यू 8 है। इसके बाद आप यहाँ से जाइए वापस, फिर से जो है x का वैल्यू अपडेट होगा, x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू गुना 2। तो x का जो आपका पुराना वैल्यू है वो देखिए क्या था, जस्ट पुराना वैल्यू 8 था। तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। आप कंडीशन चेक कराइए कि x का जो वैल्यू है क्या लेस देन इक्वल टू 12 है, नहीं है। कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। अगर कंडीशन ट्रू होता तो फिर से हम जाते और फिर से हम x का वैल्यू प्रिंट कराते, लेकिन चूंकि कंडीशन फॉल्स हो गया तो आप जो है आपका प्रोग्राम का कंट्रोल लूप के बॉडी के पास नहीं, उससे आगे चला जाएगा और इस प्रकार से आपका प्रोग्राम का एंड हो जाएगा और आपको आउटपुट क्या मिला, 1 to 8। तो ये है आपका प्रोग्राम का आउटपुट। किस प्रकार से फॉर लूप काम करता है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया गया है। और इसी तरह का प्रोग्राम का आपका जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि लूप पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज फंक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं बताना है। ध्यान रखना है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर आपको छोटा ही लिखना है, ज्यादा बड़ा आंसर आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन है कि इन सी प्लस प्लस अ फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को आप फंक्शन कहते हैं। दैट इज गिवन अ नेम, और उसका आप नाम देते हैं। यानी फंक्शन जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है और फंक्शन का आप नाम देते हैं। एंड विच कैन बी कॉल्ड फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, और हम उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम के किसी भी पॉइंट से, किसी भी हिस्से से क्या करते हैं, उसको कॉल कराते हैं, फंक्शन को कॉल कराते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो तरह का फंक्शन होता है। पहला है प्री डिफाइंड फंक्शन, जिसको कि हम लोग ब्यूल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, और दूसरा है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं ब्यूल्ट इन फंक्शन किसको कहते हैं।
द फंक्शन विच आर ऑलरेडी डिफाइंड इन सी प्लस प्लस लाइब्रेरी, वो फंक्शन जो कि सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइन है, यानी कहाँ डिफाइन होता है, हेडर फाइल्स में, ठीक है। तो एंड a user can directly use these functions without giving their definition is known as built-in or library function। और ऐसे फंक्शन को जो यूजर होता है उसका डेफिनेशन दिए बगैर, उसका डेफिनेशन लिखने का आवश्यकता नहीं होता है, डायरेक्टली आप उस फंक्शन का नाम लिख करके आप उसको कॉल करा सकते हो। फॉर एग्जांपल एसक्यूआरटी फंक्शन है, टू अपर फंक्शन है, इस डिजिट फंक्शन है, या आप लोग इस्तेमाल करते हो CLR SCR फंक्शन हो गया, या getch फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन का डायरेक्टली आप नाम लिख करके कॉल करा लेते हो, इसका डेफिनेशन लिखना नहीं पड़ता है कि CLSR किस प्रकार से स्क्रीन को क्लियर करेगा या getch किस प्रकार से काम करेगा। ऐसे फंक्शन को बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। फंक्शन का जो दूसरा प्रकार है वो है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसके बारे में कहा गया है कि द मोस्ट कॉमन सिंटेक्स टू डिफाइन अ फंक्शन इज, मतलब ये कह रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस प्रकार से आप डिफाइन करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है एक फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया गया है, यूजर के द्वारा बनाया गया है। पहले से वो फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, उस फंक्शन को आप नया क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग उस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर पैरामीटर्स होता है, और उसके बाद जो है उस फंक्शन का बॉडी होता है, दैट इज बॉडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए टाइप के बारे में बताया गया है कि टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। टाइप का मतलब हो गया वो डेटा टाइप जिस टाइप का वैल्यू जो है फंक्शन रिटर्न करेगा। नेम इज द फंक्शन नेम, यहाँ पर नेम जो है वो फंक्शन का नाम हो गया। पैरामीटर इज वैल्यूज गिवन टू फंक्शन, पैरामीटर वो वैल्यूज हो गए जो कि आप फंक्शन को देते हैं। दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर पैरामीटर के रूप में क्या होगा, पैरामीटर के रूप में डेटा टाइप ऑफ और वेरिएबल होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा मिल सकता है इंट x या इंट y, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें कि मान लीजिए हमारे पास एक सम नाम का फंक्शन है जो दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है एज अ आर्गुमेंट, तो मैंने लिखा इंट x और मैंने लिखा यहाँ पर इंट y, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम हो गया, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप हो गया, ये पैरामीटर लिस्ट हो गया। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहने का मतलब है यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं लगेगा, यहाँ पर ये लूप का बॉडी यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वो होता है जो कि आप इस फंक्शन के माध्यम से काम करवाना चाहते हैं, है ना। आप इस फंक्शन के माध्यम से जो काम करवाना चाहते हैं वो कोडिंग आप यहाँ पर लिखते हैं इन दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में। तो स्टेटमेंट इज द फंक्शन बॉडी। स्टेटमेंट जो होता है वो फंक्शन का क्या कहलाता है, फंक्शन का बॉडी कहलाता है। इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट सराउंडेड बाय ब्रेसेस, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कि दो कर्ली ब्रेसेस के बीच में होता है। दैट स्पेसिफाई व्हाट द फंक्शन एक्चुअली डज, और यहाँ पर एक्चुअली ये बताया जाता है कि ये फंक्शन क्या काम एक्चुअली करेगा, ठीक है। तो जो आप फंक्शन से काम करवाना चाहते हैं उसका कोड आप यहाँ पर लिखते हैं। तो ये था आपका वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। कमेंट करके बताइए और किस किस साल का सॉल्यूशन आपको चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।